नमस्कार दोस्तों। इस बार यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, अब उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में हैं कि सर अगर मान लीजिए हम अगले साल तैयारी करना चाह रहे हैं, तो क्या हमें कुछ अपनी स्ट्रेटजी के अंदर चेंज लाना है? ये जो ट्रेंड के अंदर चेंजेस आए हैं, इसको देखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन के अंदर क्या बदलाव लाने चाहिए? तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इस बार एग्ज़ाम दिया था और वो आगे अगले साल भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार 2027 में एग्ज़ाम देंगे, तो कुछ एक ऐसी बातें हैं जिनका हमें इस बार ध्यान रखना होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ, वो काफ़ी रैंडम था। काफ़ी सारे उसमें एब्सर्ड क्वेश्चंस थे। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि कुछ ऐसे सवाल आए, जैसे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में पूछ लिया और पूछा कि कौन से ईयर में कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। ये इतना ज़्यादा एब्सर्ड क्वेश्चन है कि ये एक ह्यूमन के लिए याद कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूएन के ढेरों मिशंस होते हैं। कौन कब स्टार्ट हुआ, 2007 में कौन हुआ, 2003 में कौन हुआ, 2004 में क्या हुआ, 2015 में कौन सा खत्म हुआ, लगभग नामुमकिन है ऐसी चीज़ों को याद करना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे यहां पूछ लिया गया कि एक बंदा है, उसको नोबेल प्राइज मिला। जब वो नोबेल प्राइज उसको मिला तो वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, बताओ ये पर्सन कौन है? तो ऐसी चीजें कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की खासकर तैयारी करने वाला तो नहीं पढ़ता, एंड नॉर्मली कोई भी ह्यूमन माइंड वाला पर्सन तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को पकड़ ही नहीं पाएगा एग्जाम के अंदर। ये बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। तो डेफिनेटली देखो, कई सारी चीजें हैं जो आम इंसान के कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है। ऐसे क्वेश्चंस की हम तैयारी कर ही नहीं सकते। बट इस बार के पेपर की जो बहुत सारे अजीब से क्वेश्चंस थे, उनको देखते हुए कुछ चीजें हमें जरूर सीखनी है। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर कर सकते, पर कुछ एक ऐसी चीजें हैं जहां पर यूपीएससी ने अपना ट्रेंड बदला है। हमें उन ट्रेंड को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। एंड आप ये पूरी वीडियो देखना। आई एम श्योर जो 7-8 लर्निंग्स आज हम डिस्कस करेंगे, ये आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारे जो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स हैं, उसके अंदर जो आपका 1 ईयर कोर्स है प्रहार, और संकल्प 2 ईयर कोर्स, यहां पर आपको ये दोनों बैचेस एक ही प्राइस के अंदर यहां पे दिए जा रहे हैं, केवल और केवल 10,000 के अंदर। तो कोई भी बच्चा जो 2027 या 28 की तैयारी कर रहा है, उसके लिए प्रहार या संकल्प बैच का कॉम्बो लेना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत ही कम दाम के अंदर आपको ये मिल रहा है। इसी तरह से जो स्टूडेंट 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रारंभ बैच है। अब ये बैच भी देखो, आपको प्राइस तो बहुत ही कम है, बट उसके साथ साथ 1 साल की एडिशनल वैलिडिटी भी आपको यहां पे मिल रही है प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स के फॉर्म के अंदर। इंग्लिश हिंदी तीनों फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। डेफिनेटली आप इनको यहां पे अवेल कर सकते हो। इनके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब ये तो बात होगी, अब बात करते हैं मुद्दे की कि सर हमें यहां पे सीखना क्या है, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी प्लानिंग के अंदर, अपनी स्ट्रेटजी के अंदर आने वाले ईयर के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो, कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अजीब क्वेश्चन पूछेगा, पर समझो ये बात कि ऐसे अजीब क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा एग्जाम के अंदर। अब क्योंकि अपना जनरल स्टडीज का पेपर जो है वो एक रिलेटिव एग्जाम है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मैटर ही नहीं करते। जो बाकी क्वेश्चंस है ना, उनमें हम कैसा परफॉर्म करते हैं, वही है कंट्रोलेबल्स। उनको हम कैसे परफॉर्म करें बेटर, अब हमें वो जानना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि अब से एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी सब्जेक्ट को आपने लो रिटर्न सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना। क्या मीनिंग है इस चीज का? देखो, पिछले अगर हम 5 साल या 10 साल के ट्रेंड को ऑब्जर्व करें, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि हाँ यार, हर साल पॉलिटी से 13 या 14 क्वेश्चन आते थे। आते थे नहीं आते थे? बिल्कुल आते थे। बट इस साल केवल और केवल पॉलिटी से आपके 7 क्वेश्चन आए। ओनली 7 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। ऑन दी अदर हैंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनको लेट्स से मेडिवल हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं लगती थी, या एंशिएंट हिस्ट्री कुछ टॉपिक्स उनको पसंद नहीं आते थे। तो उनको लगता था यार कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे, यहां से 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, बस हम लोग पॉलिटी से कवर अप कर लेंगे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार यूपीएससी ने कोई ट्रेंड था ही नहीं। पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्रास्टिकली कम कर दिए, ड्रास्टिकली कम किए गए। हिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट को ऐसा लगता था कि यार इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस सेक्शन ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, अब वो वाली चीज यहां पे यूपीएससी बदल रहा है। अब हमें नहीं पता कि अगले साल क्या फिर से हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आएंगे, या हो सकता है अगले साल हिस्ट्री से 5 ही क्वेश्चन आए, और हो सकता है अगले साल पॉलिटी से 7 की जगह 17 क्वेश्चन आ जाए। तो वी डोंट नो कि यूपीएससी अगले साल किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, किस सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी देगा। तो इसीलिए हम किसी भी सब्जेक्ट को
लो रिटर्न वाली कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हमें यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी पकड़ ठीक बनानी पड़ेगी, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हर सब्जेक्ट हमें यहाँ पे अच्छे से करना पड़ेगा। इट कांट बी लाइक कि मैं ज्योग्राफी छोड़ दूं क्या, मैं फिजिकल ज्योग्राफी छोड़ दूं क्या, मैं इकोनॉमी का ये वाला पोर्शन छोड़ दूं क्या। कहीं पर भी यूपीएससी ने अपना पैटर्न नहीं मेंशन किया हुआ कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टॉपिक्स जो कि हमें इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक लर्निंग ये है, देखो मैं दोबारा इस बात को बता दूं, मैं कहीं से भी यूपीएससी की एब्सर्डिटी जो रैंडमनेस है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन ऐसे जस्टिफाई हो ही नहीं सकते, यूपीएससी लेवल का एग्जाम है ही नहीं जैसे ये सवाल पूछे हुए हैं। बट क्योंकि अब हम अगर साल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें इस बात को याद करना होगा कि हम यहां से क्या इंश्योर करें कि आने वाले ईयर के लिए हम बेटर प्रिपेयर्ड हों ऐसी चीजों को टैकल करने के लिए। तो पहली चीज तो ये है, अगले साल के लिए आपको जीएस के अंदर हर एक टॉपिक के ऊपर पकड़ ठीक बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सब्जेक्ट शानदार हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में शानदार हो, पर एक डिसेंट पकड़ बनानी पड़ेगी, कोई टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना। और ये चीज आपकी सब्जेक्ट के अंदर तो है ही है, पर उसके अलावा आपके स्टैटिक और करंट के अंदर भी है। अभी तक पता क्या होता था, हम लोग खुद हर एक फैकल्टी भी यही बोलता था कि स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन करंट। बात ठीक है, पिछले कई सालों का अगर पैटर्न देखो तो स्टैटिक से ज्यादा सवाल आते थे एज कंपेयर टू करंट अफेयर्स, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार बहुत भारी मात्रा के अंदर क्वेश्चंस जो थे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड थे। अब क्या अगले साल भी ऐसा ही होने वाला है कि करंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक से कम आएंगे? जरूरी नहीं है। यूपीएससी ने कहीं मेंशन नहीं कर रखा कि स्टैटिक से 55 क्वेश्चन आएंगे, इससे इतने आएंगे ना। तो हमें दोनों के ऊपर अपने काम करना पड़ेगा। इट कांट बी लाइक कि हमने सिर्फ एक पोर्शन पढ़ लिया, नहीं, हमें स्टैटिक भी पढ़ना है, बट एट द सेम टाइम जो करंट अफेयर्स के अंदर मुद्दे उठ रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी। तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस आना चाहिए। एक को प्रायोरिटाइज कर दोगे, दूसरे को बिल्कुल छोड़ दोगे, वहीं पे गड़बड़ हो सकती है इस तरह के पेपर के अंदर। और यही सेम चीज आपको सीसेट के अंदर भी इंश्योर करनी है। देखो इस बार ना, देखो जीएस के अंदर तो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं ही हैं, बट उसके अलावा सीसेट के अंदर भी मार्क्स कम हुए हैं। और मैंने पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं क्या निकल के आया। देखो कई स्टूडेंट्स की ना एक स्ट्रेटजी पता क्या थी, उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि यार देखो हमारे आरसी जो है ना, आरसी में से पिछले अगर हम 7-8 साल या 10 साल का डेटा देखें तो 27-28 क्वेश्चन आते थे अप्रोक्सीमेटली। तो होता पता क्या था, बहुत सारे बच्चे, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों के मैंने कई डिस्कशन किया और नॉर्मल आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी और हिंदी माध्यम से भी, तो उन्होंने ये बताया कि सर 27-28 में से ना हम 20-21 क्वेश्चन कर लेते थे अप्रोक्सीमेटली, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे। तो हम इन क्वेश्चन में से 20 कर लेते थे तो मोटा मोटा 40-45 नंबर का पेपर हमारा यहीं से बन जाता था। अब 45 नंबर यहीं से आगे नंबर चाहिए 66। तो बच्चे पता क्या करते थे, बाकी कुछ लगभग 30 नंबर उनके क्वांट एंड रीजनिंग मिला के आ जाते थे, तो उनके नंबर बन जाते थे अप्रोक्सीमेटली 75, जो कि 66 के बैरियर से लगभग 10 मार्क्स ऊपर है। आम ना लोग ये ट्राई करते थे, बहुत सारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं कि हाँ 40-45 नंबर आरसी से आगे, 30-35 नंबर अपने इधर से ले लिए क्वांट रीजनिंग मिला के, नंबर बन गए 75, कट ऑफ आराम से क्लियर 66 नंबर। इस बार पता क्या हुआ, यूपीएससी ने यहां से 27-28 क्वेश्चन नहीं पूछे, यूपीएससी ने लगभग 22 या 23 क्वेश्चन यहां से पूछे। और ये जो 22 क्वेश्चन थे ये भी आसान नहीं थे। अब इसमें पता क्या हुआ, इसमें जो सोच के गए थे कि 45 नंबर बन जाएंगे, इस बार 45 नहीं बने, उनके नंबर यहां पर केवल 30 के आसपास ही बने। 30 नंबर यहां बन गए, क्वांट रीजनिंग भी टफर साइड पे था तो 25 से 30 नंबर वहां बने, तो लगभग 55 से 60 नंबर उनके यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो कट ऑफ से वो थोड़ा सा नीचे रह गए। तो यहां पर गड़बड़ पता क्या हुई, गड़बड़ ये यहां पे ये हुई, एक तो देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, बहुत सारे अबसर्ड क्वेश्चन भी थे, बट उसके साथ ही साथ हम मान के चले हुए थे कि हाँ आरसी से इतने आएंगे, क्वांट से इतने आएंगे, रीजनिंग से इतने आएंगे, इसमें से इतना कर लेंगे हो जाएगा। अब अगले साल के लिए क्या सीखना है, अगले साल मुझे नहीं पता कि 22 क्वेश्चन ही आएंगे आरसी से या 30 आ जाएंगे या 15 आ जाएंगे। कल को आरसी क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्वांट के नंबर बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो हमें क्वांट के ऊपर भी, रीजनिंग के ऊपर भी, आरसी के ऊपर भी, यहाँ पे तीनों के ऊपर हमारा डिसेंट पकड़ रहनी चाहिए। मैं डिसेंट वर्ड पता क्यों कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों के अंदर शानदार हो जाओ, बट इतना जरूर होना चाहिए कि आपको तीनों के बारे में आइडिया होना चाहिए। कई बच्चों ने गड़बड़ पता कहां पे हुई, बहुत सारे बच्चे आरसी के ऊपर इस बार ज्यादा रिलाई करके गए, आरसी कम आया और डिफिकल्ट भी आया, तो क्वांट रीजनिंग उसको कवर अप नहीं कर पाया। वहां पर भी क्वेश्चन टफ थे, पर इधर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कम हुए उसको कोप अप नहीं कर पाए। दैट इज वन अनदर फैक्टर।
अब कई बच्चे क्वांट रीजनिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर भी हो सकता है दिक्कत आई हो। तो पॉइंट ये है कि हमें तीनों पर्टिकुलर टॉपिक्स, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आरसी हो, तीनों टॉपिक्स के ऊपर हमें यहाँ पे पकड़ होनी चाहिए। तो वन थिंग दैट इज वेरी कॉमन, चाहे मैंने स्टैटिक करंट का डिफरेंस बताया, जीएस का डिफरेंस बताया, सीसेट का डिफरेंस बताया, कि यूपीएससी के पास कोई ट्रेंड यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, किसी भी सेक्शन से कम क्वेश्चन कम हो सकते हैं, स्टैटिक से बढ़ सकते हैं, करंट से कम हो सकते हैं, इट कैन गो एनीवेयर। देयर इज नो पर्टिकुलर ट्रेंड विच इज बीइंग सीन हियर। सो दैट इज वाई हमें हर एक सेक्शन के ऊपर एक डिसेंट पकड़ यहाँ पे बनानी पड़ेगी, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स उस बैरियर से ऊपर आए। ये पहला टेक अवे, ठीक है। और क्या हमें यहां पे सीखना है? एक चीज है कि यार देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो अपनी मेंस की प्रेपरेशन को डेफर करते रहते हैं। वो कहते हैं कि चलो यार अभी तो प्रीलिम्स का एग्जाम है ना आगे मेरे, तो मैं पहले प्रीलिम्स का पढ़ लेता हूं, मेंस का आगे जाके पढ़ूंगा। अब इसमें भी एक दिक्कत है, बल्कि एक नहीं, दो दिक्कतें। पहली चीज तो ये है कि आप एक बार अंडरस्टैंड करो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो अंतर है वो बहुत ही छोटा अंतर है। अब तो लगभग 70 दिन के आसपास या 80 दिन के आसपास ही यहां पे रह चुका है, 70-80 डेज का। तो अगर आपने यहां पे मेंस की तैयारी स्टार्टिंग में अच्छे से नहीं करी, तो होगा पता क्या कि उन 70-80 दिनों के अंदर मेंस अच्छे से नहीं कर पाओगे। मेंस की तैयारी पहले ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम होता है, बहुत ही टायरिंग हो जाता है इस दिनों के अंदर अपने पूरे मेंस को तैयार करना। तो प्रीलिम्स भले ही निकल जाएगा पर मेंस नहीं निकलेगा अगर आपने मेंस की तैयारी पहले नहीं कर रखी होगी। दूसरी बात, अब यूपीएससी क्या कर रहा है, प्रीलिम्स और मेंस का डिस्टिंक्शन काफी हद तक कम कर रहा है। पहले होता था कि हाँ ये चीज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर आप पिछले साल का मेंस का पेपर देखो, आपको रियलाइज होगा बहुत सारे प्रीलिम्स की बातें मेंस में पूछी गई हैं, और इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देखो, आपको रियलाइज होगा बहुत सारी मेंस की बातें प्रीलिम्स से पूछ ली गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आया था एक आपका पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन एथिक्स का है, ये क्वेश्चन एथिक्स का है कि भाई कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो यहां पर टेस्ट करी जा रही है, ये ऐसे क्वेश्चन यहां पे पूछा गया। अब देखो ये क्वेश्चन बाउंसर है, बाउंसर कहने मतलब ये क्वेश्चन हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ के नहीं जाते, कंप्लीटली अग्रीड, नहीं पढ़ते प्रीलिम्स के लिए, पर ये चीजें हम मेंस के लिए जरूर पढ़ते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने एथिक्स पढ़ा है अपना मेंस का, वो ये क्वेश्चन को इजीली कर जाएगा। जिसने एथिक्स पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूं। ये अकाउंटेबिलिटी वर्ड तो हम इतनी बार एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं, आप एक बार इसको पढ़ के देखो, आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अब हम अपनी तैयारी को इस तरह नहीं सोच सकते कि प्रीलिम्स है मेंस है ना, आगे जाके हो सकता है कि मेंस की चीजें प्रीलिम्स पूछी जाए, प्रीलिम्स की चीजें मेंस में पूछी जाए, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। मैं फिर से देखो एक बात बोल दूं, मैं यूपीएससी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट अगले साल अगर ऐसा ही पेपर आया तो देखो पॉइंट ये होगा कि हमें फिर ये ऐसा लगेगा कि हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। यूपीएससी ने हिंट दिए, यूपीएससी अगले साल भी इतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर पूछ सकता है और हम तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें इस पेपर से सीखने को क्या मिल रहा है, आई अंडरस्टैंड कि पेपर रैंडम था, आई अंडरस्टैंड पेपर absurd था, बहुत फालतू क्वेश्चन पूछे गए थे, पर अगले साल के लिए क्या सीखना है, अब उस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? तो आपकी अगर मेंस की तैयारी पहले से हो रखी होगी तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना कंपैरेटिवली यहां पे आसान होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? तो इसीलिए आने वाले जो कुछ मंथ्स है ना, यहां से वहां पर आप थोड़े अपने मेंस को ज्यादा डेडिकेट करो, ताकि मेंस की तैयारी आपकी पहले से ही हो रखी हो। अगले साल फिर प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प मिलेगी, और फिर ये जो बीच का टाइम होता है ना 70-80 दिनों का, यहां पर आपको उतनी परेशानी नहीं होगी अगर आपने मेंस तैयार कर रखा होगा पहले से। चलो ये अगला टेक अवे हुआ। एक टेक अवे हमारे पास यहां पे ये भी है कि आप लोगों को यहां पे रीडिंग हैबिट यहां पे डेवलप करनी पड़ेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो इस बार का पेपर आपने देखा, ये देखो ये क्वेश्चन कितने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, देख रहे हो इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है। अब रीडिंग हैबिट का मतलब क्या है? देखो अगर आपको ये पेपर कंप्लीट करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब एक इंसान रेगुलर बेसिस के ऊपर उसकी पढ़ने की आदत हो। पढ़ने की मतलब उसको तेज पढ़ने की आदत हो। इस बार के पेपर में क्वेश्चन इतने 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 लंबे थे कि स्टूडेंट को पढ़ ही नहीं पा रहे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, सारे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं जा पा रहे, क्योंकि इट इज सच अ लेंथी पेपर। अब अगले साल भी अगर ऐसा पेपर आएगा तो तब भी बच्चे नहीं पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, पेपर पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहां से हम अगले एक साल के अंदर क्या कर सकते हैं? एक तो है अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। अगर जैसे हम लोग एडिटोरियल्स पढ़ते हैं अपने पेपर्स के अंदर,
अगर हम उन एडिटोरियल्स को पढ़ें तो उससे हमारी रेगुलर बेसिस के ऊपर, देखो ये एक हफ्ते की बात नहीं है। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मैं ये 7 दिन से पढ़ रहा हूं, मेरी तो स्पीड नहीं बढ़ी। ऐसे नहीं होता है। आपको अगर अपनी रीडिंग स्किल अपनी बेटर करनी है, ये रेगुलर टाइम चाहिए और लगभग 2 महीने 3 महीने कम से कम चाहिए। आप ट्रस्ट करो, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ते नहीं उसको समझते हो कि पेपर के अंदर बोल क्या रहा है, उस पूरे आर्टिकल के अंदर राइटर ने क्या बात बोली है, अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो लगातार 3 महीने के लिए, आप खुद रियलाइज करोगे कि ये फिर लंबे लंबे पैसेजेस को पढ़ने के अंदर जो टाइम लगता है ना, वो पहले के मुकाबले कम लगेगा। और जैसा यूपीएससी पेपर बना रहा है, अगले साल हो सकता है और लेंदी कर दे, नो वन नोस। तो उस केस में अगर हमारी रीडिंग हैबिट हो रखी होगी तो इस क्वेश्चन को समझना, इसको इंटरप्रेट करना और इसको सॉल्व करना तभी पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाएंगे तो इंटरप्रेट कहां से करेंगे, और इंटरप्रेट कहां से करेंगे तो आंसर कहां से देंगे। तो रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर। हमें यहाँ पे चाहे तो न्यूज़पेपर या जो भी आप पढ़ना चाहते हो उसको आप पढ़ो और समझो कि क्या लिखा गया है उस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर। जीएस की नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो होती है रीजनिंग स्किल्स। देखो आप लोगों को लग रहा होगा सर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। देखो मैं आपकी बात से सहमत हूं, चीजें बहुत ज्यादा absurd थी इस बार, तो बदलाव जरूरी है। तो कुछ चीजें जो आप कर पाओ इनमें से वो अच्छे रहेंगे। मैं आप ये देखो, ये पोस्ट एनालिसिस है, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जाम से पहले मैं भी नहीं ये बातें आपको बता सकता था, बट एग्जाम होने के 15 दिन के बाद जो स्टूडेंट से मैं फीडबैक लिया, स्टूडेंट से डिस्कशन किया और अन्य फैकल्टीज का डिस्कशन किया, उसके माध्यम से ही ये सारी चीजें निकल के आई हैं कि हमें ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी, या फिर हमारे अंदर ये कमियां थी, हमारे फैकल्टीज के पढ़ाने के अंदर ये कमियां थी, स्टूडेंट्स के अंदर ये कमियां थी। यार यूपीएससी एब्सर्ड है, आई अग्री, पर कहां कहां पे कुछ कुछ बच्चों के अंदर मिस्टेक्स रही, कुछ कुछ फैकल्टीज के पढ़ाने के तरीके के अंदर मिस्टेक रही, कहां कहां हमने सोर्सेज को मिस किया, वो हर एक चीज हम यहां पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग यूपीएससी पेपर वाज वेरी एब्सर्ड दिस ईयर। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उस चीज की, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, इट इज जस्ट दैट कि आगे के लिए हमें क्या करना है, मैं वो समझाने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट आता है रीजनिंग स्किल्स का मतलब क्या। देखो इस बार ना कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पर हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया पर समझ ही नहीं आया पूछ क्या रहा है। देखो इस क्वेश्चन में पता क्या था, पहले कुछ स्टेटमेंट गिवन थी, फिर उन स्टेटमेंट के आगे कुछ स्टेटमेंट थी, फिर स्टेटमेंट के बाद आगे अलग ऑप्शंस थे। अब ये इंटरप्रेट कर पाना ही एक आम इंसान की बात नहीं है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है यहां पे इस पेपर को। तो जब तक हम यहां पे इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट टू वैलिडेट करता है उसकी इफेक्टिवनेस को, हमें ये रीजनिंग डेवलप करनी पड़ेगी। रीजनिंग का मतलब यहां पे मैं अपने सी सेट की रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग सोचने की क्षमता। जैसे आप किसी पैसेज को पढ़ते हो, क्या आप सोच पा रहे हो उसके रिगार्डिंग, ये सोचने की क्षमता डेवलप करो, ठीक है। पॉइंट पता क्या होता है कि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। कुछ भी चीज पढ़ो आज के बाद, कुछ भी मतलब कुछ भी, उसमें एक बार रीजनिंग अप्लाई करो कि क्या मतलब क्या है इस चीज का, उसका वाई पार्ट क्या है। जब आपके अंदर ये रीजनिंग डेवलप होगी तो ये वैलिडेशन वाले जो क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट है, विदाउट अ डाउट आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इनको इंटरप्रेट करना, इनको समझ तभी पाओगे जब इनकी रीजनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होंगी। और ऐसे भी कुछ इकोनॉमी कुछ क्वेश्चन आए। अब देखो यार, कई स्टूडेंट से बात हुई मेरी ना, कई टॉपर्स से भी बात हुई, टॉपर्स मतलब जिन्होंने मतलब लेट से 250 रैंक था, जिनका 300 रैंक था और उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ठीक मार्क करके आए जस्ट बिकॉज कि उन्होंने यहाँ पे इसके ऑप्शन ध्यान से पढ़े। अब हम पता करते हैं, हमें ये टर्म्स का मीनिंग पता होता है, हमें ट्रांजैक्शन फी का मीनिंग पता होता है, हमें ड्रॉप शिपिंग का भी हम यहाँ पे वर्ड्स को तोड़ के समझ सकते हैं, एफिलिएट रेवेन्यू। एग्जाम के अंदर बैठकर उन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इन वर्ड्स का मीनिंग समझने की कोशिश करी कि क्या मीनिंग हो सकता है, और फिर उन्होंने रिलेट किया क्वेश्चन के साथ, और जब यहाँ पे उनका रिलेशन आया तो उनका आंसर सही भी हो गया। ऑन द अदर हैंड एक स्टूडेंट जो पढ़ेगा इस क्वेश्चन को, वो सोचेगा कि नहीं यार ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता इनके बारे में कि कौन सा वाला मॉडल है, तो वो छोड़ देगा। बट कोई ऐसा बच्चा जो यहाँ पे एफिलिएट, देखो वर्ड इज वेरी वेरी कॉमन वर्ड, ड्रॉप शिपिंग एक कॉमन वर्ड है, ट्रांजेक्शन फीस एक कॉमन वर्ड है। तो जब हम ऐसी चीजें हमने पहले ही कहीं पढ़ रखी होती हैं, उस प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस को हम थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, तो वहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन ठीक हो सकता है। अगले साल जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब भी आपको ये सेम चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो रैंडम होंगे, absurd होंगे, आपने सुना नहीं होगा, तो उनको कैसे आप थोड़ा सा अपने लॉजिक से रीजनिंग लगाकर आप इनको आंसर कर पाओगे। जिस दिन ये डेवलप हो गया तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आंसर कुछ हद तक हम कर सकते हैं। फिर
एक चीज आती है पीआईबी को फॉलो करना। देखो इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको पीआईबी के अपडेट से मिल जाएंगे। अब बहुत डिस्कशन हो रही है कि हमें क्या पीआईबी पढ़ना चाहिए। देखो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, पीआईबी के सारे अपडेट्स तो आप नहीं पढ़ सकते। पीआईबी में दिन भर के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। एवरी अपडेट इज नॉट पॉसिबल टू बी रिमेंबर्ड और एवरी अपडेट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, वो है प्रीलिम बूस्टर। ओनली ऐसे एक्सटेंट पे आता है। यहां पर एक चीज मैं आपको बहुत ही ट्रस्ट के साथ बता सकता हूं, इस बार जितने भी क्वेश्चन पीआईबी से आए, जो यूपीएससी ने पूछे पीआईबी से, वो सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रीलिम बूस्टर के अंदर कवर कर रखे थे। आई रिपीट, आई एम सेइंग दिस वेरी कॉन्फिडेंटली, जितने भी क्वेश्चन पीआईबी से थे वो सारे क्वेश्चन हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर कवर कर रखे थे। मैं आपको डेट भी बता दूंगा, अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपको लगता है कि पीआईबी में कवर था और प्रीलिम बूस्टर में नहीं था, ऐसा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मैं कंटेंट यहां पे इसका बनाता हूं, हमारी जो टीम मुझे हेल्प करती है, हमने पीआईबी को प्रॉपर्ली हम गो थ्रू करते हैं। तो पीआईबी से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उसको आप खुद पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। उसके बेटर यही है कि अगर आप रेगुलर रहो, रेगुलर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं करना कि एक दिन फॉलो किया, 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर फॉलो कर लिया ना। रेगुलर यहां पे अगर आप रहोगे तो पीआईबी वाले अपडेट्स यहां पे मैं मिस नहीं होने दूंगा आपको। दिस इज एश्योरेंस फ्रॉम माय साइड। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज और भी आई है, वो है कि हम ना, अब हम मतलब यहां पे, अब क्या बताऊं मैं आपको। देखो कई बार पता क्या होता है कि काफी सारे लोग ना यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं कि यार एलिमिनेट कर दो, यहां वर्ड दिखा ओनली एलिमिनेट कर दो, यहां वर्ड लिखा ऑलवेज एलिमिनेट कर दो। ऐसे इस बार के पेपर में चीजें नहीं काम करी। पॉइंट पता क्या है कि ऐसे नहीं होता है कि कहीं भी वर्ड आ गया ओनली तो इसको वो स्टेटमेंट गलत ही होगा, ऑल वर्ड आ गया तो सही होगा ना। ऐसा नहीं होता। आप उस क्वेश्चन को टोटल में पढ़ो, कंप्लीट लाइन को पढ़ो। बहुत बार ऐसा होगा कि ओनली वाला स्टेटमेंट सही होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि ऑल वाला स्टेटमेंट गलत होगा, ऑलवेज वाला स्टेटमेंट सही भी हो सकता है। इट इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप रैंडम एलिमिनेशन ना करो, लॉजिक के ऊपर जाओ, समझो उस लाइन का मतलब क्या है। इस बार ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी ये बात हुई और जीएस पेपर 1 के अंदर भी ये बात हुई। काफी सारे बच्चों ने रैंडम बस वर्ड पढ़ा, अच्छा कि यहाँ पे वर्ड लिखा है ओनली, यहाँ पर लिखा है वर्ड नॉट, तो ये गलत होगा ना। ऐसा नहीं है, आप एक बार लाइन को पढ़ के तो देखो उस चीज को। तो आपको हमेशा जब भी कभी एलिमिनेशन करनी है, वो रैंडमली नहीं होनी चाहिए कि मुझे वर्ड दिख गया एलिमिनेट कर दूं, नहीं। उस लाइन को पढ़ो, उस लाइन का मीनिंग समझो, अकॉर्डिंगली देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आरसी में भी अगर कोई पैसेज लिखा हुआ है, पहले पैसेज को समझो, देखो कि यार राइटर ने उस पैसेज के अंदर क्या बात करी हुई है, क्या वाकई में उस पैसेज की जो टोन है, जो राइटर का जो बात करना चाह रहा है, वो अलाइंड हो रहा है उसके साथ। ना कि सीधा सोचा कि अच्छा चलो एलिमिनेट कर देते हैं ना, ऐसा नहीं करना। सेम गोज फॉर जीएस ऑल्सो, ठीक है ना। तो लॉजिक डेवलप करो, ना कि रैंडम एलिमिनेशन टेक्निक्स, दैट इज देयर। एक चीज है कि सी सेट को अब हम एंड तक नहीं छोड़ सकते। इसका क्या मतलब है, देखो पॉइंट पता क्या है कि अगर पेपर नॉर्मल आए, जैसे 2024 और 25 का पेपर मतलब नॉर्मल कह सकते हैं, 23 और 26 का पेपर अगर आप देखो, 2023 और 2026 का, ये दोनों पेपर काफी डिफिकल्ट थे। अब ऐसे पेपर्स को टैकल करने के लिए आखिरी के 2-3 महीने काफी नहीं हो सकते। पॉइंट पता क्या है कि एक डिसेंट, हमें देखो 66 नंबर चाहिए सी सेट में, आई अग्री। ये 66 नंबर अगर एक ठीक ठाक पेपर आए तो आखिरी के 2-3 महीने में अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, आपका कट ऑफ निकल जाएगा। बट अगर पेपर में आते हैं टफ क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था या ये क्वेश्चन था, ये आखिरी के 2 महीने की तैयारी में कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तभी हो पाएंगे जब आपने एक रेगुलर बेसिस के ऊपर एक डिसेंट टाइम तक आपने यहां पे इनको प्रैक्टिस किया होगा। आखिरी में 2-3 महीने में इतना हो जाता है कि हाँ आप 60, 65, 70 नंबर के आसपास पहुंच जाते हो। बट अगर आपको कंफर्टेबली क्लियर करना है, इट रिक्वायर्स अ रेगुलर प्रैक्टिस, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका क्वांट एंड रीजनिंग एवरेज है या ठीक ठाक उतना अच्छा नहीं है। उन लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि वो सी सेट को प्रॉपर ध्यान दें। सी सेट को इग्नोर आप नहीं कर सकते, ये हमें क्लियरली यहां पे पता लग गया है। अब आगे देखो, कुछ आखिरी कुछ बातें और भी हैं। पहली चीज ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है एग्जाम के अंदर। देखो ये ना मैं पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूं, एग्जाम हो जाने के बाद मैं आपको समझा रहा हूं। आई अग्री, मैं बिल्कुल आपके पास सहमत हूं कि एसी रूम के अंदर, यहाँ एसी है भी इनफैक्ट एक्चुअली, एसी के अंदर बैठ के मेरे लिए एनालिसिस करना बहुत आसान है। मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हूं। पर ठीक है यार, अब मैं नहीं दे सकता पेपर, मैं क्या करूं। ठीक है, जब मैंने दिया था तब दिया था, है ना, तब ठीक ठाक नंबर आ जाते थे। अब तो मैं आपको पेपर होने के 10 दिन बाद पैटर्न को समझ के कि क्या यूपीएससी ने पूछा है और हम क्या बदलाव कर सकते हैं, मैं तो यही बता सकता ना आपको। मैं आपसे बात से बिल्कुल सहमत हूं, पेपर बहुत अजीब था, आई अग्री। पर हम क्या सीख सकते हैं, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है।
अब देखो एक बात, पेपर में ये क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया कि सर सी सेट में मार्क्स कम आ रहे हैं, यूपीएससी ने कम्युनिकेशन के सवाल पूछ लिए। मानता हूँ बिल्कुल, ये नई चीज थी जो यूपीएससी ने पहली बार पूछी है, अपने पिछले 10 साल के अंदर कभी नहीं पूछा था, पहली बार ये पूछा है। अब देखो इसमें भी दो तरह के स्टूडेंट्स थे। कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पढ़ा और बोला भाई हमें नहीं कम्युनिकेशन आता, हम छोड़ देते हैं इसको, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आ रहा, पढ़ा ही नहीं मतलब। ऑन द अदर हैंड कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे, मेरी कई स्टूडेंट से बात हुई, देखो आप में से कुछ बच्चे पहली कैटेगरी के होंगे, कुछ सेकंड कैटेगरी के होंगे। अब देखो एक क्या होता है ना कि कोई इंसान कोई कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहा होता है, चलो कोई इंसान नहीं भी कर रहा, पर तब भी उसने अपने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर जैसे मेल वगैरह लिखी होती हैं, तो हम सीसी करते हैं, बीसीसी करते हैं, राइट। हमें एमओएम होता है, मेमोरेंडम ऑफ मीटिंग, सॉरी एमओएम, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है, मेमोरेंडम होता है बहुत सारा। तो ये वर्ड्स का वहां से हमें मीनिंग पता होता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी मीटिंग के अंदर बातचीत हुई उसका एक तरह से क्या डिस्कशन निकला, क्या डिसीजंस है, उनको यहां पे हमें एक उसका एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। ये चीजें आपस में होती हैं। आप इसको देखते हैं, यहां पर पूछा गया है कि भाई कल्चरली डाइवर्स लोग हैं, उनके लिए कौन सा आप चीज इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, पर हमें लगा यार ऐसी चीजें मैंने नहीं पढ़ी हुई तो मेरे से नहीं होगा। दैट इज नॉट द केस। आप एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाओ कि सी सेट का पेपर है। एक आम इंसान को पूछो कि भाई अगर मान लो ये सिचुएशन है, अगर आपके ऑफिस के अंदर इस तरह से आपको कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, लोगों का आपस में मतभेद है जो कि अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो कैसे करोगे। ये इंसान की दिमाग की बुद्धि से क्वेश्चन बन जाएगा। समझ पाए हो? हर साल पेपर में नया आएगा कुछ ना कुछ। इस साल ट्रेंड चेंज हुआ है, अगले साल हो सकता है फिर चेंज हो, अगले साल हो सकता है कोई नई चीज पूछी हो। तो पॉइंट ये बनता है कि अगर नई चीज के पूछने पे आप पैनिक कर जा रहे हो तो दिक्कत आएगी। पर अगर आप एक बार इन दोनों क्वेश्चन को, या जो बाकी क्वेश्चन भी थे, एक बार उनको पढ़ते, उनको समझने की कोशिश करते कि एग्जामिनर ने वहां उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप इन क्वेश्चन को हैंडल करने की स्थिति में थे। प्लीज इस बात को समझें, ठीक है। ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, डू नॉट पैनिक ऑन सीइंग द न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन। प्लीज इस बात को समझो। और क्या है, शॉक्स के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। हर साल कुछ नया शॉक आएगा, जैसे इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एथिक्स के कुछ नए क्वेश्चन आए, इस साल बहुत सारे रैंडम सवाल आए, ऐसे सवाल जो हम सोच ही नहीं सकते कि आएंगे। अब पॉइंट यहां पे ये आता है, जिसने उस शॉक को ऑब्जर्व किया उसके मार्क्स ठीक ठाक बने, जो वो शॉक नहीं हैंडल कर पाया उसके मार्क्स थोड़े से कम बने। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग बेटर देन द अदर्स। चाहे प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, चाहे इंटरव्यू की बात हो। मेंस के अंदर भी कोई बहुत शानदार आंसर नहीं लिखना, आपको बाकियों से बेहतर आंसर लिखना है। प्रीलिम्स के अंदर जीएस की बात कर रहा हूं, जीएस के अंदर आपको 200 में से 150 नंबर नहीं लाने, आपको बाकियों से बेहतर नंबर लाने हैं। तो जो इंसान नई चीजों को देख के नहीं घबराएगा, जो इंसान शॉक को ऑब्जॉर्व कर लेगा, शॉक को बहुत ज्यादा घबराएगा नहीं, टेंशन नहीं आएगा, तो वो कई ऐसे क्वेश्चन भी शायद हैंडल कर जाए एग्जाम के अंदर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ शायद किए जा सकते हैं। अगले साल कुछ ना कुछ फिर नया आएगा, फिर नया आएगा, हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि ठीक है यार कुछ नया आया है, कोई बात नहीं है घबराने की, इट इज ओके, आई नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन। कल को आपको एक डिस्ट्रिक्ट भी हैंडल करना है तो शॉक भी हैंडल करना सीखे। दूसरी बात यह है, टाइम मैनेजमेंट अब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, जीएस के लिए भी, सी सेट के लिए भी। जैसे हम सी सेट के अंदर अक्सर बात करते थे कि आप राउंड्स के अंदर अपने पेपर को अटेम्प्ट करें, पहले राउंड में आसान वाले क्वेश्चन जो थोड़े हैं, दूसरे राउंड में थोड़े मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, तीसरे डिफिकल्ट वाले। अब यही चीज जीएस में भी होने लग जाएगी। कैसे? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखने से लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रीजनिंग मांग रहा है, इनको मैं बाद में करूंगा, पहले थोड़े जो आसान वाले क्वेश्चन मैं उनको करूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें भी पॉइंट बन जाता है। सिमिलरली अगले साल के लिए देखो, हो सकता है फैक्चुअल चीजें भी पूछी जाए। पहले क्या होता था, हम बहुत सारा फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा हम नहीं पढ़ते थे, हमें लगता था यार ठीक है यूपीएससी तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, फैक्चुअल चीजें हम थोड़ा साइड कर देते थे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल भी हैं, तो हमें आगे से कोई चीज पढ़नी है। आई अग्री इट इज डिफिकल्ट,
बट कोशिश करेंगे कुछ कुछ चीज़ों पे जहां पे थोड़ा हमें लगे वहां कुछ कुछ चीज़ों के फैक्चुअल चीज़ें भी हम हल्का फुल्का याद करने की कोशिश करें। हर एक चीज़ तो फैक्ट देखो पॉसिबल ही नहीं है याद रख पाना, आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बिल्कुल प्रैक्टिकल ही नहीं है हर एक फैक्ट याद रख पाना, पर कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको लगते हैं विच कैन बी आस्क्ड, प्लीज यू कैन अलॉन्ग विद कंसेप्चुअल थिंग्स यू कैन ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ दैट। इसके अलावा बैगेज कैरी नहीं करना यार। एक ना चीज मेरे सामने, यार देखो ना, ये सारे पॉइंटर्स मैंने नहीं बनाए, ये सारे पॉइंटर्स आप लोगों ने दिए हैं मुझे। मैं पिछले 15 दिनों में, मुझे नहीं पता, कम से कम 500 लोगों से मैंने बात करी, कम से कम 500, मजाक नहीं कर रहा, कम से कम 500 लोगों से बात करी। ये उन्होंने ही मुझे पॉइंटर्स बताए हैं कि हमें क्या लगा कि क्या चीज टैकल करनी थी। एक कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर पता क्या हुआ कि सी सेट उन्होंने किया था, बट हुआ पता क्या कि सुबह जीएस का पेपर इतना खतरनाक आ गया और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत करी थी जीएस के अंदर। अब जीएस का पेपर इतना खतरनाक आया, अच्छा नहीं गया जीएस का पेपर, उस वजह से उनका दिमाग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया वो देख के। तो सी सेट के कई ऐसे क्वेश्चन जो वो कर सकते थे उन्होंने या तो गलत कर दिए या एग्जाम में वो हैंडल ही नहीं कर पाए उन क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि सुबह के पेपर का बैगेज था उनके ऊपर। कई बार होता है यार, मैं समझ सकता हूँ, 2-3 साल जब हमने मेहनत के लिए लगाए होते हैं और उसके बाद हमें पता होता है कि यार इस बार हो जाएगा, इस बार मैं निकाल दूंगा, कई बार ऐसा लगता है, और पेपर जब आता है बड़ा ही मुश्किल आ जाता है, हमसे कुछ होता ही नहीं है। इस बार जीएस का पेपर ऐसे ही था, बहुत अबसर्ड क्वेश्चंस थे। तो वहां पर कई बार ऐसा लगता है कि अब क्या करूं। तो वो जो सुबह का बैगेज है वो शाम तक जब आता है ना, तो वो चीज दिमाग में रह जाती है और फिर हम अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये चीज भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि जो सुबह का पेपर जैसा भी हुआ ठीक है, अब शाम का पेपर हमारा खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पेपर जितना भी अबसर्ड हो, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, उनमें कम से कम गलतियां करो, उनको इंश्योर करो कि वहां पर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे टेक अवेज थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। इससे पहले कि आप लोग कुछ कमेंट करो, मैंने देखो आप खुद को बता दिया, मैंने आप खुद आपको बता दिया है इस बारे में कि देखो पेपर बड़ा ही अजीब था इस बार, नो डाउट अबाउट इट, पर हम यहां पर उसका पोस्ट एनालिसिस करने ही बैठे हैं। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आगे के लिए हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए अगर हम अगले साल पेपर देना चाह रहे हैं, तो फिर गलत बात होगी। ठीक है ना, आई अग्री, मुझे भी बहुत दुख हुआ इस पेपर को देख के, कैसे अजीब सवाल पूछ लिए, बट अब यूपीएससी है, देखो बहुत ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, आगे भी हो सकता है यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो हम अपनी तैयारी किस हिसाब से बदल सकते हैं, हमारे हाथ में वही है। मैंने बोला ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो चीज कंट्रोल की जा सकती है हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, पेपर आसान पेपर मुश्किल बनाना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, अपनी तैयारी में कुछ बदलाव लाना, चाहे वो एज अ फैकल्टी हो चाहे एज अ स्टूडेंट आप, हम उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं, ये चीजें आप लोगों के फीडबैक से आई हैं मेरे पास, बाकी फैकल्टीज के डिस्कशन के साथ आई हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो होगी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, सो दैट अगर आपको इन चीजों का एक नोट बनाना हो, यू कैन मेक अ नोट ऑफ देम ऑल्सो। बट पॉइंट यही है कि इन द एंड इट इज ऑल अबाउट लर्निंग, हमें भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली है। ठीक है ना, तो उस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है, बाकी कुछ और डाउट्स होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी, आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे पूछ लेना, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। बट आई थिंक इट्स टाइम कि थोड़ा बदलाव लाया जाए चीज़ों के अंदर। ठीक है, आई होप कि आगे से यूपीएससी इतने रैंडम अबसर्ड चीज़ें ना पूछे, क्योंकि फिर मेरिट को टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है उस केस के अंदर। ठीक है ना, तो यही था आज का सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।